नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज लेसन नंबर 15 के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 3 वीडियो डाली है, इसी लेसन से संबंधित है, जिसमें पहली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, दूसरी वीडियो में परिभाषाएं और तीसरी वीडियो में जो किताब के अंदर आपके टेक्सटुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको डाला है। अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। देखिए, लेसन नंबर 15 जो है वो है हमारा पर्यावरण, और आज हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। देखिए, मैंने आपको जब परिभाषाएं करवाई थी तो उसमें आपको बताया था कि जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं और पर्यावरण में मिल जाते हैं, यानी कि पर्यावरण का ही हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अब देखें, यहाँ पर घास, पुष्प और चमड़ा, ये आप बताइए कि देखिए घास जो है, पुष्प जो है और चमड़ा जो है, तीनों ही पौधों से प्राप्त होता है, तो ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। घास, लकड़ी पौधों से प्राप्त होती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो हमारी जैव निम्नीकरण नहीं है, ये हमारी क्या है, अजैव निम्नीकरण। फलों के छिलके, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा नहीं है। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये हमारे क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। केक, लकड़ी और घास, ये भी जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ए, सी और डी। इसलिए हमारा उत्तर ए, सी और डी सही है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करती है। आहार श्रृंखला में क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। आहार श्रृंखला के अंदर भोजन की ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। अब यहाँ पे देखिए, घास को गेहूं तो खाता नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं है। घास, बकरी और मानव, देखिए घास है, घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव, तो इसलिए हमारा आंसर बी भी ठीक है। अब ये सी में देखिए, बकरी, गाय और हाथी, ये तो नहीं है। घास, मछली और बकरी, ये भी नहीं है। देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, बी है, घास। घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाती है। देखिए, पर्यावरण मित्र कौन होते हैं जो पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करती है, या ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पर्यावरण के लाभ में हमारी मदद करते हैं। जैसे बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। देखिए, जब हम बाजार जाते हैं तो दुकानदार हमें पॉलीथीन देता है, और उस पॉलीथीन को हम घर ला के उसको कहीं भी फेंक देते हैं, वो हमारे सीवर सिस्टम में या वातावरण में या भूमि में मिल जाती है, जिससे उनका, जैसे जल में मिलती है तो जल प्रदूषण सीवर सिस्टम को रोक देती है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है पर्यावरण मित्र बनने का, कि जब भी हम बाजार जाए तो अपना थैला कपड़े का साथ लेकर जाए। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, यानी कि बल्ब और पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी ठीक है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है हमारे पर्यावरण मित्र व्यवहार बनने के लायक है। ये जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये आपके अभ्यास में ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे थे, बहुविकल्पीय दे रखे थे। अब हम सब्जेक्टिव प्रश्न पे आते हैं
क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, यानी कि मार डालें? क्या होगा भाई? देखिए, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो वो आहार श्रृंखला ही समाप्त हो जाएगी। आपको पता है ना, जब एक आहार श्रृंखला यानी कि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हम समाप्त कर दें, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे घास है, ठीक है भैया, और घास है, फिर बकरी है, फिर शेर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यदि हम इस पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त करते तो क्या होगा? इसका प्रभाव प्राकृतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। जो प्राकृतिक संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। अब देखिए, यदि शाकाहारी जीवों को समाप्त कर दे, यदि हम बकरी की हर कड़ी को समाप्त कर दे, यानी कि इस पोषी स्तर को समाप्त कर दे, यानी कि शाकाहारी जीवों को समाप्त कर दे, तो क्या होगा? मांसाहारी जीवों को भोजन नहीं मिल पाएगा और वे मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि हम मांसाहारी जीवों को समाप्त कर दे, यदि हम शेर को समाप्त कर दे, तो नॉर्मल सी बात है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यदि मांसाहारी जीवों को समाप्त कर दे तो शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और वो ये क्या करेंगे? ये सारे मिलके इस घास को सारी को खा जाएंगे, और उससे क्या होगा? वो क्षेत्र जो है मरुस्थलीय बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं, यदि मांसाहारी जीवों को समाप्त कर दे और शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, इससे भी प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और शाकाहारी सारी वनस्पतियों को खा जाएंगे, और वहां पर क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। अब बात करते हैं, यदि घास ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि उत्पादकों को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि घास वाले पोषी स्तर को समाप्त कर दिया जाए, तो ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को भोजन ही नहीं मिलेगा। इनको भोजन नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे, अब ये मर जाएंगे तो इनको भोजन नहीं मिलेगा। तो यदि उत्पादकों को समाप्त कर दिया जाए तो उस क्षेत्र में पोषण चक्र पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, ये चक्कर जो है समाप्त हो जाएगा। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव भी समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा कि यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न स्तरों के लिए अलग अलग होगा। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास पोषी स्तर है कौन? घास, घास के बाद आती है बकरी, और बकरी के बाद आता है आपका शेर। देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। वो कह रहा है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव अलग अलग पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? हाँ, होगा। क्यों? किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। देखिए, यदि किसी पारितंत्र में उत्पादकों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, किनको? घास को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो सारा पारितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। क्यों भाई? अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, बकरी और शेर वाले पोषी स्तर जो है समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, जीवित ही नहीं बचेंगे। पॉइंट नंबर 2, शाकाहारी जीवों को समाप्त करने से, देखिए बकरी जैसे पारितंत्र को समाप्त करने से क्या होगा? मांसाहारी जीवों को भोजन ही नहीं मिलेगा और वे भूख से मर जाएंगे। और यदि हम मांसाहारी जीवों को समाप्त कर दे तो उस पारितंत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस क्षेत्र की वनस्पति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी को खा जाएंगे और वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो थे ये तीनों, यदि कुछ इन तीनों में से किसी को कुछ हो जाए तो। अब होते अपघटक। अपघटक को हटाने से आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण नहीं होगा। देखिए, अपघटक जो होते हैं वो अपमार्जक का काम करते हैं, यानी कि साफ करने का काम करते हैं। तो अपघटकों के हटने से आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण नहीं होगा और नई स्पीशीज का उद्भव नहीं होगा और उत्पादकों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। यदि उत्पादकों यानी कि पौधों के लिए या घास के लिए
यदि पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो उग नहीं पाएगी और बाकी स्तर पर भी असर पड़ेगा। अब ये कह रहा है क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। प्रत्येक पोषी स्तर के जीव की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्ता है, यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस है। कि बकरी को यदि हम हटा देते हैं तो बकरी की महत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस अलग है, शेर की अलग है, घास की अलग है। कहने का मतलब है हम किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र से नहीं हटा सकते, क्योंकि इसमें क्या है, उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, जैविक आवर्धन क्या है? देखिए जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? देखिए जैव आवर्धन मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे यानी कि उच्च पोषी स्तर के जीवों में हानिकारक अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे पीड़कनाशी, कीटनाशी आदि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कैसे? जब कोई किसान अपनी फसल में या फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो रासायनिक उर्वरक या खाद का उपयोग करता है, जो कि पौधों में मान लो 10% गया। अब वो पौधे से जो हम फसल ग्रहण करेंगे उसके अंदर वो 10% है, जब हम उसको खाएंगे तो हमारे अंदर भी लगभग 1% आ जाएगी, जैसे जिससे हमारे शरीर के अंदर अम्ल की सांद्रता या इनकी सांद्रता, रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब ये कह रहा है कि क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? हाँ होगा, क्योंकि पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बढ़ने के साथ जैव आवर्धन का भी स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचे पोषी स्तर पर जैव आवर्धन का स्तर सबसे अधिक होगा। कहने का मतलब है पौधे में यदि 10% है तो बकरी में 100% होगा, और बकरी को यदि मानव खाएगा या शेर खाएगा तो उसमें 100% जाएगा। तो इसका प्रभाव जीवों की जैविक प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि पर असर करता है, जनन प्रक्रिया पर असर करता है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया घास, हिरण और बाघ। तो इस आहार श्रृंखला में घास में जैव आवर्धन का स्तर सबसे कम होगा, यानी कि इसमें यदि 1% है तो इसमें 10% चला जाएगा और इसमें 100% चला जाएगा, यानी कि उसकी सांद्रता जो है बढ़ती ही जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरा से या कचरे से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखिए जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ हमने पढ़े थे। अजैव निम्नीकरण पदार्थ में क्या होता है कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अब इनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए पॉइंट नंबर 1, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ मृदा एवं जल को दूषित यानी कि प्रदूषित करते हैं, क्योंकि जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा नदी नालों में बह दिया जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायु में चला जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। और मानव में पॉइंट नंबर 2 देखिए, मानव में विषैले रसायनों का जैव आवर्धन होगा, अर्थात हानिकारक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? उपापचय क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा बढ़ने के कारण पारितंत्र पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होगा। देखिए अजैव निम्नीकरण पदार्थों की यदि मात्रा पारितंत्र में बढ़ जाती है तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है, और अजैव निम्नीकरण पदार्थों का जैविक पुनर्चक्रण ना होने से नए जीवों के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है
कि अजैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट होते हैं उनके ढेर जो होते हैं वो रोग वाहक होते हैं, यानी कि रोगों को फैलाने में मदद करते हैं। तो जीवों के लिए ये प्रजनन स्थान बन जाते हैं। जो रोग वाहक यानी कि जो रोग फैलाने वाले जीवाणु या कीटाणु होते हैं उनके जनन या प्रजनन का स्थान ये बन जाती है, जो कि हानिकारक है, जिससे जैसे आपने देखा होगा मच्छर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय कचरा नदी नालों में पानी के बहाव को रोकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 यह है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका भी हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए गलत है। हमारे पर्यावरण पर जैव निम्नीकरण पदार्थों के कचरे का भी प्रभाव पड़ता है और अजैव निम्नीकरण पदार्थ के कचरे का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो गया तो इनका भी हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि जैव निम्नीकरण पदार्थ अपशिष्टों का निपटान ठीक प्रकार से होता है तो इससे मृदा, जल और वायु के प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होगी। यदि और देखिए स्वास्थ्य समस्याएं कम होगी तो बीमारी भी नहीं लगेगी। इसके सही निपटान से आवश्यक तत्वों का पुनः पूर्ण हो जाता है। परंतु यदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का निपटान उचित प्रकार से नहीं होता तो इनका पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अच्छी तरह से पूर्ण रूप से पुनर्चक्रित नहीं हुए, अपघटित नहीं हुए तो वो वायु के अंदर दुर्गंध और वायु के अंदर उनकी दुर्गंध मिलकर वो सांस के द्वारा हमारे अंदर चली जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 9 जो कि हमारा अंतिम अभ्यास का प्रश्न है, इसके बाद हम नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस पाठ से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। देखिए ओजोन परत जो है यदि नष्ट धीरे धीरे होती रही तो ये हमारे लिए हानिकारक होगी। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाई गई है, यहाँ पे 2 प्रश्न है। देखिए ओजोन परत की क्षति, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है और इसका आणविक सूत्र O3 होता है। ये हमने पहले प्रश्नों में किया है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि यदि वायुमंडल से ओजोन परत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तो सूर्य से आने वाली जो घातक पराबैंगनी विकिरण है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी और पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इससे कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है, मनुष्य में मोतियाबिंद हो जाता है और इसके कारण पृथ्वी पर जो अपघटक होते हैं या अपमार्जक होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। अब ये कह रहा है क्या इसको सीमित करने के लिए कोई कदम उठाया गया है या नहीं, तो ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम UNEP के नाम से जानते हैं में सर्वसमिति यही बनी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। इसके अतिरिक्त ओजोन परत को बचाने के लिए निम्नलिखित कार्य भी किए जाए, जैसे CFC के विकल्पों की खोज की जानी चाहिए, यानी कि जहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है तो हमें वहाँ पर किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करना है तो हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए जिससे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कम यूज हो सके और नाभिकीय विस्फोटों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें
जैसे सुपरसोनिक विमान हम यूज करते हैं, नाभिकीय विस्फोट होता है, उससे पर्यावरण के अंदर जो हमारी वायुमंडल में ओजोन परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। इसलिए हमें उसको बचाने के लिए इन सभी की जगह कुछ अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। ओजोन परत जो है हमारे मानव जाति के लिए या अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ओजोन नहीं होगी तो सूर्य से आने वाली वे पराबैंगनी विकिरणें हमारे तक पहुंच जाएगी और हमें स्किन कैंसर या मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाएगी। धन्यवाद।